नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, हाल फिलहाल संसद का बजट सत्र चल रहा है। 22 जुलाई से शुरू होकर 12 अगस्त तक ये बजट सत्र चलेगा। यहीं सावन और बरसात का महीना भी है। आरोप प्रत्यारोप की बिजलियां रोज संसद में कड़क रही हैं, कस के कड़क रही हैं। आम आदमी की कमर तोड़ने वाला बजट निर्मला सीतारमण लाई है। इसलिए विपक्ष की तरफ से सवालों का तूफान उठना बनता है। संसद में जनता के हितों के सवाल पूछे जाना जरूरी है, ताकि सरकार को जवाब देने के लिए मजबूर होना पड़े। तभी तो संसद और लोकतंत्र की अहमियत है। लेकिन सही सवालों को शोरगिल में न दबा ना दिया जाए, सवाल पूछने वालों को संसद से बाहर ना कर दिया जाए। ये जिम्मेदारी संसद के स्पीकर की होती है। बिना किसी भेदभाव के संसद की कार्रवाई सुचारू रूप से चलाने के लिए ही स्पीकर को चुना जाता है। सिर्फ इसलिए ही चुना जाता है। स्पीकर वैसे तो जीतने वाली पार्टी का सांसद होता है, मगर संविधान की स्पीकर से एक अपेक्षा होती है। जैसे ही वो सांसद से स्पीकर बने, पार्टी का मोह त्याग दे, निष्पक्ष और तटस्थ हो जाए, सही को सही और गलत को गलत कह दे। हुआ भी है ऐसा, इतिहास के पन्नों में ऐसा हुआ भी है। सोमनाथ चटर्जी लोकसभा के अध्यक्ष थे, उनकी पार्टी उनसे नाराज हो गई थी, लेकिन इतिहास उन्हें आज भी याद रखता है। याद रखिए दोस्तों, कुर्सी की अहमियत इस बात पर होती है कि उस पर बैठा कौन है। मौजूदा लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला जी जो पत्रकारों को एक शीशे में बंद कर दें, पत्रकार खबर ना चला दे, पत्रकार सवाल ना पूछ ले। हालांकि 24 घंटे बाद उन्हें अपना फैसला वापस लेना पड़ा। तो ओम बिरला जी दूसरी बार लोकसभा के स्पीकर चुन लिए गए। अगर अपना यह कार्यकाल भी वो पूरा कर लेंगे तो सबसे ज्यादा समय तक स्पीकर रहने का रिकॉर्ड बना लेंगे। ये रिकॉर्ड अभी तक दिवंगत बलराम जाखड़ जी के नाम है। मगर दोबारा स्पीकर चुन लिया जाना इनकी कौन सी योग्यता का प्रमाण है? निष्पक्ष स्पीकर की भूमिका निभाने का, या फिर मोदी जी की साहेब की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का? आइए आज स्पीकर ओम बिरला जी की कार्यशैली का सटीक रिपोर्ट कार्ड मैं आपको बनाता हूं। पूरा वीडियो सुनिएगा। आप मेरे एक एक तर्क से सहमत हो जाएं तो कमेंट जरूर करिएगा। हाल ही की ताजा घटना से शुरू करते हैं। ममता बनर्जी के फायर ब्रांड भतीजे अभिषेक बनर्जी तीसरी बार लोकसभा के सांसद बने। 7 लाख से ज्यादा वोट के अंतर से जीत कर आए हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी की तरह नहीं है जो 1.5 लाख वोटों से जीतने के उनको लाले पड़ गए, 3 राउंड में तो हार रहे थे। 7 लाख से ज्यादा वोटों से जीते हैं, तेज तर्रार है। बजट के ऊपर 1 घंटे का बहुत शानदार भाषण दिया, दिल थाम के लोगों ने सुना। इनके सटीक और तीखे सवालों से सरकार के सांसदों की कई बार तीखी मिर्ची लगी, जोर की मिर्ची लगी। शोरगुल करके इनको चुप कराने की कोशिश की गई, मगर इसमें कोई नई बात नहीं है। कमियों को छुपाने के लिए शोरगुल का सहारा लेना मोदी सरकार की पुरानी और प्रिय आदत है। सवाल यहाँ यह है कि क्या स्पीकर ने अपने कर्तव्य का पालन ठीक से किया? जब अभिषेक बनर्जी ने 2016 में मोदी जी की नोटबंदी की समीक्षा और आलोचना करनी चाहिए, तो देखिए ओम बिरला जी ने क्या कहा। माननीय सदस्य, आप वर्तमान बजट पे बोले 2016 के बाद तो 2019 सर ओम बिरला साफ तौर पर कह रहे हैं कि 2016 के बाद 2019 आया था। मतलब अगर 2019 में भाजपा दूसरी बार चुनाव जीत गई थी तो ओम बिरला के अनुसार जनता ने नोटबंदी को सही करार दे दिया था। ओम बिरला जी की ये टिप्पणी 3 तरीकों से गलत है। पहली बात, नोटबंदी और इकोनॉमी और बजट तीनों चीजें आपस में जुड़ी हुई है। नोटबंदी जैसी घटिया नीति का पूरा बुरा असर आज भी देश की अर्थव्यवस्था झेल रही है। अर्थव्यवस्था टूट गई है। इसलिए ये कहना कि पुरानी बातें मत करें, बजट की बातें करें, ये ओम बिरला जी की सीमित इकोनॉमी ज्ञान की ओर इशारा करता है कि हमारे ओम बिरला जी का ज्ञान कितना छोटा सा है। दूसरी बात, 2019 की जीत का जिक्र करना और भाजपा का बचाव करना इनके पार्टी के मोह को दर्शाता है, यानी दिल में अभी भी साहब बसे हैं। यानी ओम बिरला जी पद से स्पीकर हैं, मगर मन से पूरी तरह से भाजपाई है। तीसरी बात, पूर्ण रूप से पक्षपात का ये उचित उदाहरण है। कैसे? देखिए अभिषेक बनर्जी ने अगले ही पल क्या कहा। स्पीकर महोदय का चेहरा सफेद पड़ गया।
जवाहरलाल नेहरू का बात करेगा, दूसरे नेताओं का बात करेगा, तब आप कुछ नहीं बोलेंगे। सब बोलते मैं हैं। 5 साल पहले का डिमोनेटाइजेशन का बात सब बोलते करूंगा तो आप कहेंगे भाई वर्तमान इशू पे बोलिए। बजट सर पे। ये बजट पे। पक्षपात नहीं चलेगा सर। बजट पे मैं बजट पे ही बोल रहा हूँ। बिरला जी बस किसानी हंसी हंस रहे हैं, देखा ना आपने। जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के पहले और सबसे सफल प्रधानमंत्री रहे, मगर भाजपा और मोदी जी ने अपने फायदे के लिए पिछले 10 साल में उन पर कई बार झूठ का कीचड़ उछाला, इसी संसद में उछाला। मगर ओम बिरला ने उन्हें कभी रोका नहीं। ओम बिरला की हैसियत भी नजर नहीं आती कि मोदी जी को रोक सके। आंदोलन करने वाले किसानों और उनके साथियों को मोदी जी ने परजीवी बोला, मगर ओम बिरला ने उन्हें कभी नहीं टोका, क्योंकि मोदी जी के सामने आते ही ओम बिरला लगभग भूल जाते हैं कि वो स्पीकर है। वो भूल जाते हैं कि संसद में उनका पद प्रधानमंत्री से भी ऊपर है। संसद का सत्र शुरू होते ही राहुल गांधी ने बिरला की मोदी भक्ति पर सटीक कटाक्ष भी किया था। देखिए। When I shook your hand, you stood straight like this and shook my hand. And when Modi ji shook your hand, you bowed down and shook his hand. राहुल गांधी छोड़ते नहीं है ओम बिरला को। राहुल गांधी कह रहे हैं कि बिरला जी ने उनसे हाथ मिलाया तो तनकर और मोदी जी से हाथ मिलाया तो झुककर, और ये झुकना बाद हाथ मिलाने तक रहता तो कोई बात नहीं थी, मगर ये झुकना आचरण में आ जाए तो फिर समस्या उत्पन्न हो जाती है। बिरला जी मोदी को टोक दें, यह बहुत बड़ी बात है, संभव ही नहीं है। सरकार के किसी भी सांसद को इनकी तरफ से खुली छूट है, जो कहना हो कहो। ऐसा लगता है कि साफ साफ छूट दे दी गई है। पिछले साल भाजपा के एक नाकारा सांसद रमेश बिदुड़ी ने एक मुस्लिम सांसद को आतंकवादी और कटुआ जैसी गालियां दी, लेकिन ओम बिरला ने कोई एक्शन नहीं लिया, केवल वार्निंग देकर छोड़ दिया, क्योंकि ओम बिरला का दिल बिदुड़ी जी को देखकर इलू इलू करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के सांसदों को सस्पेंड करने का तो जैसे रिकॉर्ड ही बना दिया। पिछले साल 1 या 2 नहीं, विपक्ष के पूरे 141 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया था। ये सांसद राज्यसभा और लोकसभा दोनों से आते थे। पिछले साल 13 दिसंबर को संसद पर 2001 में हुए हमले की बरसी थी। उसी दिन संसद में 2 लोग सुरक्षा कवच को तोड़कर अंदर घुस गए थे, कूद गए थे। विपक्ष इस बात पर संसद में डिबेट करना चाहता था, आखिरकार गृह मंत्री शाह के नीचे आने वाली पुलिस और अर्धसैनिक बल से ऐसी चूक कैसे हुई। लेकिन बजाय इसके कि अमित शाह या मोदी को इस पर अपनी सफाई देने के लिए कहा जाता, ओम बिरला ने इसके उलट लगभग पूरे विपक्ष को संसद से बाहर का रास्ता दिखा दिया। और ये कोई पहला मौका नहीं था। इस तरह से विपक्ष की आवाज दबाना भाजपा राज में पिछले 10 साल से लगातार हो रहा है। यूपीए ने 2004 से 2014 तक 10 साल राज किया। इन 10 सालों में लोकसभा से विपक्ष के 50 सांसद सस्पेंड हुए। वहीं दूसरी तरफ भाजपा के 2014 से 2024 के राज में ये संख्या 94 थी, यानी भाजपा राज में स्पीकर ने लगभग दुगनी बार ऐसा किया। ओम बिरला का भाजपा प्रेम सिर्फ संसद की कार्रवाई तक सीमित नहीं है। आप सोचिए, किसी सांसद के शपथ लेते वक्त भी स्पीकर को क्या आपत्ति हो सकती है। शपथ लेना बड़ा सीधा सा काम है, लेकिन यहां भी बिरला जी से रहा नहीं गया। कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने शपथ ली और आखिर में जय संविधान बोला। संविधान की जय बोलना बड़ी नॉर्मल बात है, मगर देखिए ओम बिरला ने फिर क्या किया। जय संविधान। संविधान की शपथ तो ले ही रहे हैं। बिरला जी कह रहे हैं कि संविधान की शपथ ले रहे हो तो फिर जय संविधान बोलने की क्या जरूरत है। ओम बिरला के लॉजिक के हिसाब से तो भारत माता की जय भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि भारत में ही तो रह रहे हैं, तो फिर भारत माता की जय क्यों बोले। मैं समझाता हूं कि बिरला जी को तकलीफ क्यों हुई। इसी संविधान ने भाजपा को 303 के पूरे बहुमत से 240 की समझौतावादी सरकार की मजबूरी पर ला दिया, मिलीजुली सरकार चलाने की मजबूरी पर ला दिया, क्योंकि अब की बार 400 पार। इस नारे ने जनता में संदेश दिया था कि भाजपा संविधान के खिलाफ है, संविधान बदल देगी। इसलिए जनता ने सरकार ही बदल दी। जनता ने सरकार पूरे बहुमत की जगह समझौतावादी सरकार ला दी। जनता जनार्दन ने अपनी ताकत दिखाई और संविधान को बचाया। अब मोदी जी, पूरी भाजपा और ओम बिरला जब कभी विपक्ष के मुंह से संविधान शब्द सुन लेते हैं तो घबरा जाते हैं, कभी चढ़ जाती है, बड़ी शपथ लेते हुए जय संविधान बोला गया हो। ये तो ओम बिरला जी की कार्यशैली का वो निरीक्षण हुआ
जहां वो पक्षपात घुमा फिराकर करते हैं साफ नजर आ जाता है। अब देखते हैं बिरला जी का सीधा सीधा अहंकार, उनका घमंड। ओम बिरला पहली बार 2014 में सांसद बने, वहीं कांग्रेस के दीपेंद्र हुड्डा 2005 से सांसद हैं। मतलब ओम बिरला को सांसद बने 10 साल हुए हैं और दीपेंद्र हुड्डा 19 साल से सांसद हैं। लेकिन जब दीपेंद्र हुड्डा ने आदर सहित उनसे कहा कि शशि थरूर के जय संविधान बोलने पर उनको आपत्ति नहीं होनी चाहिए, तो ओम बिरला का रवैया देखिए। इस पे आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी सर। इस पे आपको किस पे आपत्ति नहीं हो, सलाह मत दिया करो। चलो बैठो। ओम बिरला के इस रवैये की पूरे देश में बहुत निंदा हुई। ऐसा लग रहा है मानो कोई अमीर आदमी अपने नौकर को डांट रहा है। मगर स्पीकर विपक्ष के सीनियर सांसद के साथ इस तरह का व्यवहार करेंगे तो उसकी निष्पक्षता पर सवाल उठना तो लाजमी है। और ऐसा नहीं है कि ओम बिरला का ये गुस्सैल व्यवहार एक बार की बात है, वो ऐसा करते रहते हैं। जरा ये दूसरा वाक्य देखिए। इस बार इनके निशाने पर महिला सांसद थी। इलेक्शन में देखा कि कई ऐसी पार्टियां जो राज्य में एक दूसरे के साथ बड़ी डिफरेंसेस रखती हैं, लड़ती हैं, लेकिन इधर पहुंचने के लिए समझौते कर बैठी वो ने। भाषण बाद में देना आप। और सर के कई ऐसे लोग जो काफी समय से एक साइड थे, अब वो कुर्सी के खातिर इधर पहुंचे। सो सब हरसिमरत कौर बादल वाजिब सवाल उठा रही थी। अमित शाह चिल्ला चिल्लाकर कहते थे कि नीतीश कुमार के लिए भाजपा के दरवाजे बंद हो गए हैं। आपके लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए गए। मगर चुनाव में कुर्सी हिलती दिखती तो हाथ मिला लिया, गले लगा लिया। देखिए मोदी जी चंद्रबाबू नायडू के बारे में पहले क्या क्या कह रहे थे। आप सीनियर हैं नए नए दलों से गठबंधन करने में, आप सीनियर हैं अपने खुद के ससुर की पीठ में छुरा भोंकने में। लेकिन अब देखिए उन दोनों के सपोर्ट से सरकार चला रहे हैं, दोनों गए और सरकार गई। और बजट में स्पेशल बेनिफिट भी केवल उन दोनों के राज्य को दिया जा रहा है। लेकिन जब हरसिमरत कौर बादल इसी बात को उठाना चाहती थी तो इस सटीक बात को भाषण बोलकर ओम बिरला ने उन्हें चुप करा दिया। गाली देने वाले अपनी पार्टी के सांसद को बस चेतावनी दो और सटीक सवाल उठाने वाले विपक्ष के सांसद का मजाक उड़ाओ। क्या स्पीकर को इस तरह से बर्ताव करना चाहिए? ओम बिरला जी को नियम कानून कायदे अपनी सहूलियत के हिसाब से ही याद आते हैं। संसद में राहुल गांधी ने सर्वधर्म समभाव की बात रखनी चाहिए, किस तरह देश में सब धर्मों का भाईचारा होना चाहिए और कैसे भाजपा इसके उलट काम कर रही है, ये बताने के लिए वो अलग अलग धर्मों की तस्वीर लाए थे। मगर ओम बिरला जी ने उन्हें भगवान शिव और बाकी तस्वीरें दिखाने से मना कर दिया। सर, क्या इस हाउस में शिव जी की फोटो दिखाना मना है? माननीय सदस्य, आप बस ये बता दीजिए। माननीय सदस्य, सर, मना है या नहीं? कोई भी चित्र को दिखाने के तो शिव जी का चित्र इस साधन। उनका कहना था कि नियम के अनुसार संसद में कोई तस्वीर नहीं दिखाई जा सकती। वैसे तो भगवान शिव की तस्वीर हम सबके दिलों में है, बाबा भोले हम सबके दिलों में वास करते हैं, उसको दिखाने से क्या ही नुकसान हो जाता। पर चलिए, बिरला जी ने नियम की बात की तो कोई बात नहीं, मान लेते हैं, मगर नियम तो हर जगह लागू होने चाहिए। ओम बिरला जी की बेटी अंजलि बिरला भारत सरकार में इंडियन रेलवे की सर्विस की अधिकारी हैं। साफ नियम है कि कोई भी केंद्र सरकार का अधिकारी किसी राजनीतिक गतिविधि से नहीं जुड़ सकता। लेकिन ओम बिरला जब कोटा से चुनाव लड़ रहे थे तो इनकी बेटी भी कैंपेनिंग में शामिल थी। कुछ झूठी खबरें चली थी कि अंजलि बिना पेपर दिए अधिकारी बन गई। दिल्ली हाई कोर्ट ने इन झूठी खबरों को बंद भी कराया, मगर उन सबसे ये सच्चा सवाल भी दब गया, भला कैसे एक सरकारी कर्मचारी चुनाव कैंपेनिंग में भाग ले सकती है। अभी और आगे देखिए, इस देश में जहां महंगाई से आम आदमी की जान पर बनाई है, वहां चुनाव जीतने पर ओम बिरला 80 किलोमीटर लंबा रोड शो करते हैं। राजस्थान पुलिस उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देती है। चुनाव जीतने पर तो वो सिर्फ सांसद बने थे, स्पीकर तो बाद में बने हैं। फिर भला किस नियम के तहत पुलिस ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया? अब चूंकि राजस्थान में भाजपा की सरकार है तो गार्ड ऑफ ऑनर भी मिलेगा, फूलों की बारिश होगी। सरकारी खजाने से इस खुले खर्च पर ओम बिरला जी को नियम याद क्यों नहीं आए? हमारे देश में जाति व्यवस्था की वजह से सैकड़ों सालों से दलित और पिछड़े और पिछड़ते जा रहे हैं, आए दिन भेदभाव का शिकार होते हैं। ऐसे माहौल में ओम बिरला ने हाल में ट्वीट किया, वो कहते हैं कि ब्राह्मण समाज में पैदा होते ही समाज में ऊंचा दर्जा ले आता है, ऊंचा दर्जा बन जाता है उसका। अब सोचिए,
वर्ण और जाति व्यवस्था पर अगर बिरला जी का यह ख्याल है तो निष्पक्षता के बिंदु पर हमेशा एक सवालिया निशान बना रहेगा। जो संविधान सबको बराबर देखता है, इनकी जय पर बोलने पर इन्हें आपत्ति होगी। आप लोगों के माध्यम से मैं ओम बिरला जी से प्रार्थना करना चाहूंगा कि वो अपने निजी विचार और निजी पार्टी की आस्था को छोड़कर पूरे निष्पक्ष तरीके से सब सांसदों को बराबर का मौका दें, वरना इतिहास में उनका वो स्थान होगा जो आज की गोदी मीडिया का है। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो कमेंट जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन करिएगा, अपनी राय बताइएगा। शुक्रिया, थैंक यू।